हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं काजल आपके लिए लेकर आई हूँ नया चैप्टर इकोनॉमिक्स का, स्टोरी ऑफ पालमपुर। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है क्लास 9 का और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये आपको एक विलेज लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये चैप्टर बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझा सकूं और इसके लिए प्लीज़ आपका एक सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूंगी ये भी कि आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँ जब आपके एग्जाम जो है वो नज़दीक आएंगे। तो आई विश कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखेंगे और आप चीज़ों को, अपने डाउट्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ पालमपुर। क्या पालमपुर गांव वाकई में कहीं वर्ल्ड मैप पे या किसी इंडिया के मैप में आपको कहीं कोई गांव नजर आता है क्या? तो दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन अ विलेज जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है। इसका मतलब होता है कि ये विलेज वाकई में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट नहीं है ये, बट ये विलेज एक स्टोरी के लिए लिया गया है, इसलिए हम इसको हाइपोथेटिकल विलेज की कहानी कहते हैं। अगर हम इस चैप्टर की कहानी को देखें और समझें तो इस चैप्टर के अंदर कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। लाइक इसमें आपको कुछ इनकम के सोर्सेज बताए हुए, क्योंकि गांव जो है बेसिकली फार्मिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा मिलती है, इसीलिए यहाँ के लोगों की मेन इनकम भी क्या होगी, फार्मिंग होगी। ठीक, कुछ एक्टिविटीज इसमें शामिल की गई थी जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी छोटे लेवल पर, ठीक है, दुकानदारी करना या अपने घरों में छोटी मोटी फैक्ट्रीज चलाना, ये सारे स्मॉल आपकी स्केल फैक्ट्री एक्टिविटीज कहलाती हैं। कुछ एक्टिविटीज लाइक डेयरी फार्मिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, दीज ऑल आर एक्टिविटीज जो आपको पालमपुर गांव में मिलेंगी। यहाँ का गांव कनेक्टिव है प्रॉपरली, किन चीजों से कनेक्टेड है देखो, एकदम प्रॉपरली आपको रोड मिलेंगे। यहाँ पर एक गांव है आसपास का जिसका नाम है रायगंज, यानी अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बताइए पालमपुर के नजदीक में कौन सा गांव है, तो वो गांव होगा रायगंज। ठीक है, इसको बाकी शहरों से भी, टाउन से भी जोड़ा गया है। अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज टाउन। आपने कभी सुना होगा हिंदी में भी कस्बा, ठीक है, तो कस्बा ये टाउन होता क्या है आपको बता दूं मैं कि एक होता है सिटी, ठीक है, सिटी बोलते हैं शहर को, और एक होता है विलेज यानी गांव। कभी आप लोग शहरों से गांव की तरफ जब भी जाएंगे तो आपको क्या मिलता है कि मैडम शहर में तो ना बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलती है, अच्छे अच्छे रोड्स मिलते हैं, पर जैसे हम लोग शहरों से गांव की तरफ जाना शुरू करते हैं तो बीच में कुछ ऐसी जगहें भी आती हैं जो ना तो प्रॉपरली गांव होते हैं और ना ही प्रॉपरली शहर होते हैं। मतलब हो सकता है कुछ ऐसे घर जो दिखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत बड़े बड़े हैं, पर उन घरों के आगे आपको गाय भैंस, ठीक है, बकरी या कुछ फार्मिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर, ये सारी चीजें खड़ी मिल जाए, तो आप सोचेंगे कि ये ना तो शायद पूरा गांव ही है और ना ही शायद ये पूरा शहर ही है। तो ऐसी चीजों को हम बोलेंगे क्या, हम बोलते हैं उन चीजों को टाउन। मतलब ऐसी जगह जो क्या करेगा, सिटी को विलेज से कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो शहर को जो भी चीज गांव से जोड़ती है उस जगह को हम लोग बोलते हैं बेटा टाउन या फिर कस्बा। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई पालमपुर रायगंज से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ पालमपुर जो गांव है वो कस्बों से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन की बात कर ले, जिस गांव के अंदर कितनी पॉपुलेशन आपको मिलती है, कितने लोग इस गांव में रहते हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 450 फैमिलीज, मात्र 450 फैमिलीज का ये गांव है। ठीक है, एंड इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती है लाइक डिफरेंट कास्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, शायद आपको कास्ट सिस्टम शहरों में ना देखने को मिले, ठीक है, 1% इट मे बी पॉसिबल, पर क्या गांव में भी आज भी ये रियलिटी है? नो। वाई? आज भी शहरों के मुकाबले गांव में जो जातिवाद है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक, इसीलिए पालमपुर में भी यहाँ मेंशन है कि 80 जो है वो अपर कास्ट लोग हैं, 80 लोग जो है वो, अब 80 फैमिलीज जो है वो अपर कास्ट होंगी। ठीक है, एंड यहाँ पर अक्सर लोगों के पास अपने ब्रिक हाउसेज है, दैट इज कॉल्ड पक्का हाउस। बचपन में पढ़कर आए होंगे आप लोग कि गांव, वो जो घर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पक्का हाउस और एक होता है कच्चा हाउस। डिफरेंस क्या होता है भाई, आप बिल्डिंग्स देखते हो
ठीक है, अपने आसपास जो भी शहरों में या नॉर्मली जो सीमेंट से बने हुए घर हैं वो पक्का हाउस हो गया। और जो भी आपके आज भी मड, ठीक है, या फिर आप कह लो कि आप जो होता है ना भूसा, उससे आज भी आप लोग देखते हो छप्पर बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो गए आपके कच्चे हाउस। तो पालमपुर में क्या है भाई, अभी भी लोगों के पास पक्का हाउस है। कुछ लोग जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिन्हें आप दलित कहते हैं, तो वो भी पालमपुर में मिलते हैं बेटा। एंड सी, मैंने आपको कहा भी मड एंड स्ट्रॉ हाउस, ठीक है, मड एंड स्ट्रॉ हाउसेस कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके कच्चा हाउस। फिर क्या इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी है? बिल्कुल, क्योंकि जब कभी भी हम गांव की बात करते हैं ना, तो गांव का मतलब हमें लगता है कि भाई अंधेरा होगा, ठीक है, कोई बिजली के सोर्सेज नहीं होंगे। तो पालमपुर इज नॉट लाइक दैट वाला गांव जहां पर आपको आज बिजली नहीं मिल रही है। पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी भी है, मोस्ट हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी। फिर एजुकेशन एंड हेल्थ की भी बात कर लेते हैं, तो पालमपुर के अंदर आपको 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल और 1 गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर जो है वो भी मिल रहा है जी। प्राइमरी स्कूल की बात करें तो जो 1st to 5th क्लास के स्कूल हैं वो प्राइमरी स्कूल हो गए। फिर हाई स्कूल हो गए 1st to 10th। एंड इसके अलावा आपकी हेल्थ को देखने के लिए पालमपुर में एक हेल्थ सेंटर भी खोला गया है, ठीक है। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, क्योंकि प्राइवेट जो है लोगों का बिलीव होता है कि भाई प्राइवेट है तो दैट मीन्स आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन कि पालमपुर गांव में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग, किसी भी गांव में या किसी भी इकोनॉमी को अच्छा चलाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहली चीज, मैडम प्रोडक्शन बता दो क्या होता है। प्रोडक्शन मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना। जब आप कभी भी, मैं कहती हूँ कि ये पेन है, ठीक है, इस पेन को किसी कंपनी ने किसी फैक्ट्री में बनाया होगा, ठीक, तो वो उस फैक्ट्री के लिए ये क्या होगा, एक तरीके का प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन मतलब होता है हिंदी में उत्पादन। उत्पादन करना मतलब किसी भी चीज को बनाना। अब आपको अगर मैं कहती हूं कि मान लीजिए आपको एक फैक्ट्री ऑनर बनना है, ठीक है, आप सभी की अपनी अपनी फैक्ट्रीज है, क्या करोगे उन फैक्ट्रीज को लगाने के लिए? आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, तो उसको हम बोलते हैं कि हमें 4 बेसिक चीजें तो मैम चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपको कभी मतलब बहुत सारी चीजें वैसे भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, बट इन 4 चीजों के अलावा आप फैक्ट्री जो है वो शुरू नहीं कर सकते इनके बिना। फर्स्ट है आपका लैंड, मतलब भूमि, जमीन, ठीक है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि भाई एक बात बताओ, कोई भी सेटअप लगा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, काम करने के लिए यू विल नीड अ लैंड, क्योंकि हवा में लटके तो अभी इतना तो आप डेवलप नहीं हुए हो ना कि अब मैम चलो ठीक है हवा में हम अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगा देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ, ठीक है। फ्यूचर का पता नहीं भाई, फ्यूचर कुछ भी कर सकता है। तो लैंड यानी कि आपको जमीन चाहिए होगी। फिर लेबर, जब आप एक जमीन खरीद लोगे तो जमीन के बाद फिर उस पर आपको लेबर चाहिए होगी, जहां वो इंसान काम करके आपको दे सके, ठीक है। इन दोनों के लिए यू नीड कैपिटल। अच्छा, यहाँ एक बेसिक डिफरेंस बताऊं क्या, कि भाई जब आप ज्योग्राफी में कैपिटल पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में कैपिटल का मतलब हो गया एक प्लेस, जगह, किसी देश की कैपिटल होगी, राजधानी जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है, किसी स्टेट की कैपिटल होगी। बट वही कैपिटल बेटा जब इको में पढ़ा जाता है, यानी इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती है, तो इस कैपिटल का सिंपल मतलब होता है विद द मनी, बोले तो पैसा, ठीक है जी। पैसा जो है उसको आप इकोनॉमिक्स में कैपिटल बोल देते हो। तो यहां पर आपको लैंड चाहिए। आपने कहा मैडम हमारे पास अपने बाप दादा की जमीन है, बहुत बढ़िया है, तो उस बाप दादाजी ने जब आपकी जमीन खरीदी होगी, ऑफ कोर्स उसको पैसे से खरीदा होगा, ठीक। उसके अलावा आपने कहा मैडम नहीं है, हमें रेंट पर चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए, रेंट पर ले रहे हो तो भी पैसा आपको देना पड़ेगा। दैट मीन्स आप चाहे लैंड की बात कर रहे हो या किसी लेबर को हायर कर रहे हो, बदले में आपको दोनों के लिए ही पैसे की सख्त जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जी कैपिटल आपका तीसरा फैक्टर हो गया कि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए पैसा चाहिए होता है। एंड चौथी चीज होती है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है बेटा वो व्यक्ति
जो अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा है और अपने लिए वो प्रोडक्शन यूनिट बना रहा है। अब एग्जांपल ले लो आप कि भैया मैंने कल को जाकर एक फैक्ट्री खोलनी है, तो फैक्ट्री आप जाके तो नहीं खोल दोगे तुरंत, पहले पढ़ोगे किसी चीज़ के बारे में कि मैम मुझे मान लीजिए शूज़ की फैक्ट्री खोलनी है एक, आपको शूज़ के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, आपको शूज़ का रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा इसको देखना पड़ेगा, कितना आपको लेबर चाहिए होगा, कितना आपको जो है स्पेस चाहिए होगा किसी चीज़ को बनाने के लिए, या फिर कितनी मशीन्स आपको चाहिए होंगी। यू विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। जब सब चीज़ें आप पढ़ोगे उसके बाद आप कहोगे कि मैडम अब मेरे को पूरी नॉलेज है, नाउ यू विल बिकम एंटरप्रेन्योर, कि भैया मैं अब रेडी हूँ और मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, तो एंटरप्रेन्योर हो गया। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि लैंड में क्या क्या चीज़ें शामिल है बेटा। इट मीन्स आपका ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। तो पालमपुर में ही नहीं, कहीं पर भी आप जा रहे हो, अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन करनी है तो यू फर्स्ट नीड लैंड, सेकेंड लेबर, थर्ड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आप 4 बार इसको आंख बंद करके भी बोलोगे ना, लर्न हो जाएंगी। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, जिसमें आपकी लैंड के अलावा क्या क्या चीजें शामिल है, देखो पानी भी होगा, ठीक है, फॉरेस्ट भी होगा एंड आपके मिनरल्स भी शामिल होंगे। फिर लेबर की बात करती हूँ, तो बेटा लेबर का मतलब यहाँ पर देखो स्किल्ड लेबर भी है। स्किल्ड मतलब पढ़ी लिखी, जो भाई जानती है आज तकनीक का कैसे उपयोग करना है, कि भाई टेक्निक्स आ रही हैं अच्छी अच्छी, ठीक है, डिजिटल नॉलेज उसको है या नहीं, तो स्किल्ड हो गया। मैनुअल होता है जो डेली वेजेस में काम करते हैं, मतलब आप कहो कि मैम जो मजदूर व्यक्ति है, ठीक है, हमारा घर बन रहा है और हमारे घर बनाते बनाते जो मजदूर काम कर रहे हैं, तो कौन से टाइप में आएंगे, वो आएंगे आपके मैनुअल वर्कर्स में। ठीक है, मैनुअल मतलब एक तरीके से जो हाथों से काम कर रहे हैं और फिजिकली वर्क ज्यादा कर रहे हैं, उनको आप कहोगे मैनुअल वर्कर्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कैपिटल, दिस इज द क्वेश्चन कि कैपिटल कितने टाइप की होती है, ये क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। ठीक, तो कैपिटल बेटा 2 तरीके की होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। दोनों में फर्क है। फिक्स का मतलब क्या है, जो चीज आपने फिक्स कर दी है। मैंने कहा कि मैं आपके लिए एक फैक्ट्री खोल के देती हूँ, ठीक है, तो उस फैक्ट्री में आप मशीन्स लगाओगे पहले कि नहीं, ऑफ कोर्स लगाओगे। तो जी जब आप मशीन्स लगा रहे हो तो मशीन्स को आपने लॉन्ग टाइम के लिए खरीद लिया होगा। जिस जमीन पर आप लगा रहे हो अगर वो आपकी खुद की है तो लॉन्ग टाइम के लिए होगी, या फिर आप रेंट पर भी ले रहे हो तो भी लॉन्ग टाइम के लिए होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स फिक्स कौन सी होगी, लाइक टूल्स। जी आपने एक बार टूल्स खरीदने होते हैं और वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ चलते हैं, एक्सेप्ट वो खो ना जाए। मशीन्स, कोई भी चीज आप बना रहे हो उससे जुड़ी हुई कोई भी मशीन आप ला रहे हो, ठीक है। एंड बिल्डिंग, एक ही बार बनता है ना अक्सर घर, सबका ख्वाब होता है कि हाँ भाई ठीक है हम घर बनाएंगे, बेटा पर घर बनानी बहुत बड़ी मशक्कत है। एक बार बन गई तो मतलब 25 से 30 साल तो अब उसमें गए कि आप उसको हाथ भी नहीं लगाओगे। रेनोवेशन डिफरेंट थिंग है, ठीक। फिर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग जो बार बार काम कर रहा है, मतलब दिस इज नॉट अ फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। आप ये नहीं कहोगे मैडम एक ही बार खरीद लेता है लाइफ में अब लंबे टाइम तक किसी को चलाते रहेंगे, नो। आपको बार बार पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस के अंदर, तो वही पैसा, ठीक है, वही पैसा जो बार बार आप लगा रहे हो वही है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग का मतलब हो गया जी जो बार बार यूज किया जा रहा है। एग्जाम्पल में क्या होगा बेटा, रॉ मटेरियल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल। वाई, रॉ मटेरियल ऐसा तो नहीं है ना एक ही बार खरीदोगे और लाइफ टाइम चलेगा, नो। तो भैया रॉ मटेरियल कैसे आप लेकर आओगे जी, एक बार आप लेकर आए, उसका प्रोडक्शन आपने बनाया, आउटपुट बनाया, रॉ मटेरियल फिनिश हुआ, फिर वापस सेकेंड टाइम आप लेकर के आओगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल हमेशा जब तक लेकर आओगे जब तक वो फैक्ट्री चालू है, ठीक है। इसके अलावा कैश, इसके बिना तो दुनिया ही नहीं है। कैश मतलब पैसा, चाहे आप कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हो उसमें आपको मनी की जो है नीड पड़ेगी, तो आपका पैसा जो कैश है वो भी वर्किंग कैपिटल का हिस्सा होगा, ओके। एंड देन एंटरप्रेन्योर, द लास्ट थिंग। एंटरप्रेन्योर बेटा वो व्यक्ति जिसके पास अच्छी नॉलेज है, ठीक, ज्ञान है किसी चीज का और उसके पास स्किल्स है, ठीक है, कि वो बाकी फैक्टर्स को अच्छे से यूज कर पा रहा है। अब मान लो कि तुम्हारे पास हर चीज का ज्ञान था,
कैसी मशीन चाहिए, किस तरीके से मशीन चलेगी, बट तुम्हारे को अच्छी लेबर नहीं मिली, क्या तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छा होगा? आंसर विल बी नो। वाई? आपका काम डिपेंड करेगा आपकी लेबर्स पर। ठीक है, अब उन लेबर्स को कैसे टैकल करना है ये ज्ञान तो आप ही को होना चाहिए, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आ चुके होंगे ये 4 फैक्टर्स, किसी भी चीज को बनाने के लिए ये 4 फैक्टर्स सबसे जरूरी है। पालमपुर के अंदर जमीन के बारे में पढ़ते हैं। एज आई टोल्ड, पालमपुर एक हाइपोथेटिकल गांव है, ठीक है, नॉट इन रियल लाइफ, बट वहां पर लैंड की क्या सिचुएशन है? तो लैंड, बेटा लैंड का मतलब क्या है? वो सभी फ्री गिफ्ट्स जो नेचर ने आपको दिए हैं। लैंड का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बस आपको एक जमीन का टुकड़ा मिल रहा है, उस पर मिलने वाली मिट्टी, उसमें मिलने वाला पानी, ठीक है, और उसमें मिलने वाला आपका मिनरल्स। व्हाट इज दिस? ये बाय मिस्टेक है, ठीक है। तो सॉइल, वाटर, मिनरल, ये सारी चीजें जब आपको जमीन में मिलती है तो वही तो आपके लिए लैंड हो गया। पालमपुर में लैंड के बारे में पढ़ते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर अच्छा लेबर के बारे में, ठीक है, वो बाद में आपको मिलेगा। लेबर, फर्स्ट हो गया लैंड, सेकंड हो गया लेबर। एज आई टोल्ड, स्किल्ड चाहिए भाई और अनस्किल्ड। स्किल्ड हो गया पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो लेबरगिरी कर रहा है, और अनस्किल्ड मतलब जो व्यक्ति अनपढ़ है, जो अब तक पढ़ाई लिखाई उसने नहीं की है, ठीक है। इसमें मैन पावर शामिल है। लेबर का मतलब ही हो गया जनरली मैन पावर, जो लोग काम आपको करके देंगे, एंड इट इंक्लूड बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेबर। आजकल कंपनीज में आपको ना मेंटली भी आपसे काम करवाया जाता है। बोलते हैं ना भाई प्लीज बी रेडी फॉर मेंटली, मतलब मेंटली भी खुद को तैयार रखो। क्यों? क्योंकि जब आप कंपनीज में काम करने जाओगे तब वहां आपको रियलिटी मिलेगी। जी क्या रियलिटी मिलेगी? कि आपसे फिजिकली काम तो करा ही रहे, आप लगे पड़े हो काम करने में नॉन स्टॉप, बट मेंटली भी आपसे काम कराया जा रहा है। अब कोई व्यक्ति है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, उस व्यक्ति से पूछ कर देखो कभी उसकी लाइफ, तो भैया मेंटली भी काम कर रहा है, वो फिजिकली भी काम कर रहा है, तो किस में आ जाएगा? लेबर में आ जाएगा। फिजिकल कैपिटल, कैपिटल एज आई टोल्ड या तो फिक्स्ड होगी, जैसे कि मेनी ईयर्स के लिए उसको यूज करोगे, बार बार रिपीट कर करके उसको यूज कर रहे हो, मशीनरी एंड टूल्स। फिर वर्किंग कैपिटल, जो कॉन्टिन्यूसली बार बार अगेन एंड अगेन काम कर रही है आपके लिए। क्या चीजें शामिल होंगी बेटा? रॉ मटेरियल, मनी, ठीक है, मनी इन हैंड या कैश, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। लास्ट टाइम आई थिंक सीबीएसई में पूछा गया है क्वेश्चन कि ह्यूमन कैपिटल क्या चीज है। अब तुम कैपिटल समझ चुके हो अब तक, अब तुम कैपिटल के आगे ह्यूमन शब्द लगा लो तो भैया तुम्हारे को समझ आएगा कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। अ पर्सन विद स्किल एंड नॉलेज इज एबल टू यूज वाइजली एनी रिसोर्स। जो व्यक्ति है, ठीक है, जो लोग हैं, अगर वही लोग इतने समझदार हो जाएं कि कोई भी चीज कैसे यूज करनी है, किसी चीज का कहाँ क्या इस्तेमाल करना है, तो वही लोग उस देश के लिए बेटा क्या बन जाते हैं? ह्यूमन कैपिटल। आपको एग्जांपल देती हूँ, लेट्स सी एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। जब आईएएस ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, वो बहुत सारे स्टेजेस को पार करके वहां तक पहुंच रहा है, और उसको पता है कि मुझे इस देश में कैसे क्या बदलाव लेकर आने हैं। नाउ जब वो व्यक्ति कोई समस्या को देखेगा, कोई प्रॉब्लम देखेगा, तो उसके पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे उस प्रॉब्लम को टैकल करने के। तो यानी वो आईएएस ऑफिसर उस देश के लिए क्या हुआ? एक तरीके का ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं। डॉक्टर ये भी आपके लिए क्या है? एक तरीके के ह्यूमन कैपिटल। क्यों? बेटा हेल्थ प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, हर तरीके के जितनी भी बीमारियां उनसे आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश में अगर डॉक्टर्स ही ना हो तो आप इमेजिन कर लोगे कि इस देश की हालत क्या होगी? आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, जितने भी अच्छे अच्छे प्रोफेशंस हैं, या भाई कोई भी व्यक्ति जो बड़ा ही क्रिएटिव काइंड पर्सन है, वो सभी लोग इस देश के लिए क्या कहलाएंगे? ह्यूमन कैपिटल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फार्मिंग एक्टिविटीज। पालमपुर में 2 तरीके की एक्टिविटीज मिलती हैं, ठीक है। पालमपुर में एक मिलती है फार्मिंग और एक मिलती है नॉन फार्मिंग। फार्मिंग मतलब बेटा जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ होगा, तो वो सभी काम
जो खेती बाड़ी से जुड़े होंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे, नेचर से जुड़े होंगे, वो सारे काम आपके फार्मिंग एक्टिविटीज में आएंगे। लेट्स सी, लैंड एक तरीके का फिक्स्ड है, वो बदलेगा नहीं बार बार, ठीक। लैंड फिक्स होने के बाद मतलब कोई इंक्रीज नहीं कर सकते। कल्टीवेबल लैंड क्या है जी? कल्टीवेबल लैंड का मतलब होता है जिस पर आप उगा सकते हो कुछ भी, ठीक है, जिस पर आप उगाई कर सकते हो, यानी कोई चीज उगाई जा सकती है, उस जमीन के टुकड़े को हम बोलते हैं कल्टीवेबल लैंड, ठीक है जी। लैंड फिक्स है, कल्टीवेबल भी है। इसके अलावा यहाँ के लोगों का जो है पैशन फार्मिंग है, मतलब आपके कितने परसेंट लोग, 75% जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो अकेली फार्मिंग कर रही है, ठीक है। एंड सेम लैंड पर आप क्या कर सकते हो बेटा? सेम जमीन पर क्या आप बहुत सारी चीजों को ग्रो कर सकते हो? यू विल से यस। वाई? क्योंकि एक जमीन के टुकड़े को अगर मैं यूज करूंगी तो एक जमीन के टुकड़े को हम मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं कहती हूँ बेटा आधे इस लैंड को आधे से ज्यादा कोई एक तरीके की क्रॉप उगा लो, ठीक है। इस इतने से टुकड़े पे मान लीजिए कोई वेजिटेबल्स आपने उगा ली, गांव में अक्सर ऐसा ही होता है आज भी, ठीक है। और इस हिस्से में आपने कुछ और ग्रो कर लिया। आपने क्या करा? जमीन का एक ही टुकड़ा था, पर उस जमीन के टुकड़े पे काफी सारे टाइप की जब आपने क्रॉप्स उगा ली तो उसी को हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, बहुफसल। एक ही जमीन के टुकड़े पर बहुत सारी टाइप की फसलों को आप जब उगा रहे हो, ठीक है, एक ही टाइम पर बहुत सारी अलग अलग फसलों को आप उगा रहे हो, उसी को हम कहेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। यहाँ पर लोग बेटा HYV सीड्स का यूज करते हैं, ठीक है। HYV इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। चलो होमवर्क है ये आपका कि आप मुझे कमेंट में बताना कि HYV की फुल फॉर्म क्या है। इतना तो कर ही सकते होगे आप लोग। HYV की फुल फॉर्म, ठीक है, तो HYV सीड्स को यूज करते हैं केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड इसके अलावा कुछ इरिगेशन चीजें। यहाँ पर कुछ छोटी सी टर्म्स हैं जो पेपर में पूछी जानी है। बेटा बीघा क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज बीघा, ठीक है। गुंथा क्या है? हेक्टेयर क्या है? ये कुछ नहीं है, ये जमीन को मेजर करने वाली यूनिट है। मतलब आपने सुना होगा बेटा एक हेक्टेयर है हमारे घर वालों के पास जमीन, हमारे पास जो है 4 बीघा खेत है, ठीक है, या हमारे पास 8 गुंथा खेत है आई मीन सॉरी, ठीक है। तो बीघा, गुंथा एंड हेक्टेयर ये सारी की सारी आपकी क्या होंगी? लैंड मेजरिंग यूनिट्स, जिसमें आप जमीन को मेजर करते हो, काउंट कर सकते हो कि कितनी आपके पास जमीनें हैं। क्रॉप्स बहुत बेसिक सी चीज है, फिर भी बता रखिए कि पालमपुर में आप कितने टाइप की जो है क्रॉप्स उगाते हो। तो आपको पालमपुर में 3 टाइप की क्रॉप्स मिलती है, रबी, खारिफ, जायद। जी व्हाट इज रबी क्रॉप? विंटर सीजन में उगने वाली क्रॉप्स को आप कहोगे रबी क्रॉप्स, ठीक है। आपकी खारिफ क्रॉप्स होती है बेटा रेनी सीजन में उगने वाली, एंड जायद क्रॉप्स होती है समर सीजन में उगने वाली। थोड़ा सा डीपली इसको पढ़ लेते हैं। विंटर सीजन यानी कि कम से कम अक्टूबर में आपका ये शुरू हो जाता है एंड फेब या मार्च तक आपका चलेगा। तो ऐसी कौन सी चीजों को हम उगाते हैं? एग्जाम्पल है आपका वीट, यानी जब आप सर्दियों में गांव जाओगे आपको देखने को मिलेगा कि भाई वहां पर वीट की प्रोडक्शन चालू हो रखी है। रेनी सीजन अक्सर मानसून सीजन जो होता है आपका ये अप्रॉक्स जून में शुरू हो जाता है और अराउंड सितंबर तक ये चलता है। तो जी पानी की सबसे ज्यादा जरूरत किन फसलों को होती है बेटा? चावल जैसी फसलों को होती है ना, राइस। इसीलिए जो खारिफ क्रॉपिंग्स है, यानी कि जो खारिफ सीजन में खारिफ क्रॉपिंग्स मतलब जो रेनी सीजन में उगने वाली क्रॉप्स है वो क्रॉप्स होंगी जिसमें बेटा वाटर की नीड ज्यादा है, पानी की जो नीड है वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से हम वेट करते हैं कि कब बारिश हो और बारिश से वो जो पानी की नीड है वो फुलफिल हो जाए, पूरी हो जाए। तो राइस हो गया आपका एक अच्छा एग्जाम्पल। जायद होती है बेटा आपकी समर क्रॉप्स, ये आपको मिलती है अराउंड मई टू जून। आपको गर्मियों में बहुत सारे फल मिलते हैं ना, एग्जाम्पल हो गया आपका वाटरमेलन, मस्क मेलन, ठीक है, या आपके और भी कुछ जूसी टाइप कुकुम्बर वगैरह, ये सारी की सारी आपकी समर सीजन में उगाई जाती है क्योंकि ठंड में आपको नहीं मिलती।
ठंड में कौन सा तरबूज मिलता है भाई, ठीक है, वो अभी तुम्हें मिल रहा है मार्केट में, वो विदाउट सीजन है, उसका टेस्ट भी वैसा नहीं मिलेगा आपको जो एक्चुअल सीजन में उसका आता है। तो समर सीजन मतलब बोले तो जो समर सीजन है वो मई टू जून चलेगा, ठीक है। इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो वाटरमेलन, मस्क मेलन, खरबूजा। तो जो फ्रूट्स वगैरह हो गए, ठीक है, जूसी फ्रूट्स हो गए, वो सारे आपके शामिल होंगे बेटा किसके अंदर, समर सीजन की क्रॉप्स में। नेक्स्ट, लैंड सस्टेनेबिलिटी एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या फर्क है? जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, आई विल टेल कि क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कहीं ना कहीं कम हो गई। यस, आपको मालूम है कि 1947 में जब आप आज़ाद हुए ना, तो आज़ादी के बाद बेटा 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, बावजूद उसके वो 80% लोग पूरे इंडिया के लोगों को खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। मतलब वो फार्मिंग जो कर रहे थे, इट वॉज नॉट सफिशियंट फॉर इंडियंस। जितनी पॉपुलेशन थी उस वक्त, उस हिसाब से पॉपुलेशन को खाना मिल ही नहीं पा रहा था। अब सोचो कि यार 80%, 10 में से 100 में से अगर मैं कहूं कि 80 लोग, 100 में से 80 लोग सिर्फ खेती बाड़ी कर रहे हैं, बावजूद उसके वो लोग 100 लोगों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो उस प्रॉब्लम्स को ना दूर करने के लिए हम लोगों ने, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था सरकार ने, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन, बोले तो हरित क्रांति। हरित क्रांति बेटा जब आप आई थिंक क्लास 11-12 में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स को, तो उसमें ना बहुत डीपली इसको डिस्कस किया हुआ है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीज़ें कि ये 1965 के बाद आया, अराउंड 1965 के बाद आया, ठीक है। उसके बाद इसको लाने वाले व्यक्ति का नाम जो था, ही वॉज अ फेमस पर्सन, MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन। सो MS स्वामीनाथन जो पर्सन थे, इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत करी थी, ठीक है। अब हरित क्रांति जो है जब लाई गई, तो इसी में लाया गया था आपका HYV सीड्स, यानी वो बीज जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन डबल हुआ। बट क्या हुआ ना कि जो ज़मीन थी, ज़मीन की जो फर्टिलिटी थी बेटा, वो कम हो गई। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि आपने उस वक्त ना हजार्डस केमिकल्स को बहुत बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ कर डाला। मतलब क्योंकि फार्मर्स इतने पढ़े लिखे थे नहीं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा कि भाई कितने आपको केमिकल्स जो है खेतों में डाल रहे हैं। इस वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है, पेस्टिसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए, इन चीज़ों को लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर लिया गया, और उसका रिजल्ट क्या निकला मालूम है? कि सॉइल फर्टिलिटी लूज हो गई। तो उसको बोलते हैं लैंड सस्टेनेबिलिटी, कि भाई आपकी जो ज़मीन है वो कितनी सस्टेनेबल है, ठीक। फिर नेक्स्ट है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। पालमपुर में ज़मीन बटी कैसे है? तो बेटा 150 लोग वहाँ पर लैंडलेस हैं, एंड वो मोस्टली कौन है? दलित। रीज़न है ना कि क्योंकि जो दलित है, हमने उनको हमेशा से एकदम बैकवर्ड कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग दलितों को एक बैकवर्ड कम्युनिटी की तरह आज भी ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो दलित लोग अक्सर पालमपुर में मिलते हैं, जिसमें 150 लोग लैंडलेस है ही नहीं ज़मीन। 240 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, ठीक है, लेस देन 2 हेक्टेयर्स हैं। फिर 60 फैमिलीज हैं ऐसी जिनके पास मीडियम मतलब ठीक ठाक हैं, एंड लार्ज प्लॉट्स उनके पास केवल 10 लोग ऐसे, मतलब सॉरी 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जिन लोगों के पास है वो बहुत लिमिटेड लोग हैं। तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से पालमपुर में आपको मिलता है। लेबर फॉर फार्मिंग, कि भाई जो लेबर फार्मिंग कर रही है वो किस तरीके से काम करती है। बेटा स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं? स्मॉल फार्मर्स जो खुद छोटे किसान हैं, वो खुद के ज़मीन उनके पास है नहीं, क्योंकि तो खुद की ज़मीनों पर तो खेती करेंगे नहीं, क्या करेंगे? दूसरों की ज़मीनों पर एज अ लेबर काम करेंगे, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स लेबर के रूप में काम करते हैं। जो मीडियम और लार्ज फार्मर है वो हायर कर रहे हैं, मतलब स्मॉल फार्मर
जिन लोगों के यहाँ पर काम कर रहे हैं वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हो गए, ठीक है। फार्म लेबरर्स किस रूप में पे किए जाते हैं, मतलब उनको बदले में, काम के बदले क्या मिलता है, कैश मिलता है। कुछ गाँव में आप देखोगे आज भी क्रॉप्स दे देते हैं, मतलब आपसे काम करा लिया जाएगा सारा, ठीक है, और बोला जाएगा कि हम आपको कैश नहीं दे रहे हैं, आप एक काम करो, जो खेती हमने की है ना इसका आधा % आप ले लो, तो वो क्रॉप्स दे देते हैं उसको, ठीक है, या फिर उनको खाने के लिए मील्स दे देते हैं। इमेजिन करो यार, तो किसानों की सिचुएशन वाकई में बहुत बुरी है, या तो उनको कैश मिल रहा है, या तो उनको बदले में क्रॉप्स दे रहे हैं, या फिर उनको 2 वक्त का खाना दे देते हैं। वेजेस अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है कितना लंबे टाइम के लिए आपने काम करा है, उस अकॉर्डिंग आपको जो वेजेस है, मजदूरी, वो मिलती है, ठीक है। नाउ कैपिटल नीड्स इन फार्मिंग, आपको कैपिटल, मैंने आपको बताया बेटा पैसे की जरूरत है कहाँ कहाँ पर। फार्मिंग जब आप कभी भी करोगे तो कहाँ कहाँ आपको पैसा लगाना पड़ेगा। स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के पास पैसा नहीं है, वो बोरो करेंगे बेटा, कहाँ से, मनी लैंडर से। गांव में एक व्यक्ति तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जब पूरे गांव का मुखिया बना बैठा होगा, और उसके मुखिया बनने का कारण पता है क्या होगा, पैसा, मतलब वो व्यक्ति अमीर होता है इसलिए। तो स्मॉल फार्मर्स मनी लैंडर से बोरो कर लेते हैं, या फिर ट्रेडर्स जो बैठे होते हैं ना, ठेकेदार, उनसे। बट यहाँ प्रॉब्लम होती है ये हाई इंटरेस्ट, तो आप लिख लोगे कि भाई स्मॉल फार्मर्स, मनी लैंडर्स या फिर ट्रेडर्स, इनसे पैसा लेंगे, बट इनको जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई पे करना पड़ता है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ये क्या करते हैं, ये अपने सेविंग्स यूज़ कर रहे हैं, पैसा कमाया था, पैसा कमाते कमाते कुछ पैसा सेव करना उन्होंने शुरू करा होगा, तो पूरे साल में जो वो पैसा सेव कर रहे हैं, तो जब कभी भी फार्मिंग में उनको नीड पड़ती है अपने सेविंग्स को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लार्ज फार्मर्स, भैया लार्ज हैं, बहुत सारी ज़मीन है बहुत है, पैसा बहुत है इनके पास, तो इनको तो किसी से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या करेंगे, अपने सरप्लस क्रॉप्स को बेचेंगे। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, जो अतिरिक्त इन्होंने उगाया है, ठीक है। ज़मीनें बहुत है ना, सब पर खेती करा लो, फिर बहुत पैसा ही है, पैसा ही पैसा है भाई। अब ये पैसा फालतू का जो है क्रॉप्स बेच करके कमाया है इन्होंने, और अब जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करेंगे, क्या करने के लिए, या तो फार्मिंग से जुड़े हुए कुछ इक्विपमेंट्स लेंगे, ट्रैक्टर खरीद लिया, थ्रेशर खरीद लिया, ठीक है, या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब कोई बिजनेस शुरू करके दे देंगे अपने बच्चों को, ठीक है। मतलब बाप दादा किसानी कर रहे हैं पर बच्चे नहीं कर रहे किसानी, क्यों नहीं कर रहे, खेती बाड़ी क्योंकि उनके पिताजी आराम से संभाल रहे हैं, पैसा बहुत है, तो भाई पैसा बहुत है तो क्या करोगे, बिजनेस शुरू कर देंगे ये लोग किसी के लिए, ठीक है। सेल ऑफ सरप्लस क्रॉप्स, अभी आपको समझाया, सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, तो जो भी एक्स्ट्रा इन लोगों ने क्या करा होगा, उगाया होगा, वो किस किस को करेंगे। स्मॉल फार्मर, डू यू थिंक कि स्मॉल फार्मर्स को पैसा मिलेगा इतना ज़्यादा, या वो बहुत ज़्यादा कमा लेते होंगे, पॉसिबल ही नहीं। तो लिटिल सरप्लस है इनके पास, ये जो खेती भी कर रहे हैं वो भी बहुत थोड़ी है, ठीक है। उसका रीज़न है इनकी फैमिली नीड्स, मतलब फैमिली नीड्स क्यों नहीं पूरी हो रही है, पैसा कम है, तो घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। अब घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो उसके लिए फिर पैसा आपको लेकर आना पड़ेगा, उधार लाओगे, क्या होगा, फिर आप एक तरीके से लोन के साइकिल में फंस जाओगे, ठीक है। मीडियम और लार्ज फार्मर ये क्या करते हैं बेटा, ये मेन सप्लायर होते हैं मार्केट के, तुम्हें मार्केट में जो भी सामान मिल रहा है यानी खेती बाड़ी से जुड़ा, वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स ही प्रोवाइड करते हैं। जो अर्निंग्स यूज की जा रही है वो सेविंग्स के लिए यूज हो रही है। लैंडिंग मीन्स उधार दे रहे हैं ये लोग किसी को, कौन, किसको देंगे, स्मॉल फार्मर्स को, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स को ये लोग उधार दे रहे होंगे। फिर वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल ला रहे हैं, बार बार सामान लेकर आ रहे हैं, एंड जो नॉन फार्मिंग बिजनेस है उसमें ये लोग पैसा लगाते हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। लास्ट टॉपिक, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, कि नॉन फार्मिंग का मतलब हो गया बेटा जो खेती बाड़ी से जुड़ा ही नहीं है। पालमपुर में ऐसे कौन कौन से काम आपको देखने को मिले, यानी कि ऐसे लोगों ने ऐसे और कौन से काम किए होंगे जो खेती बाड़ी से अलग है, तो बेटा वो है डेयरी, ठीक है। आप देखते हो ना गांव में लोगों के पास अक्सर बहुत सारे गाय, भैंस, बकरी, ये सब चीज़ें होते हैं, एनिमल्स,
तो उनका वो क्या करते हैं, उनके जो मिल्क है उसको वो लोग सेल करते हैं, तो डेयरी उनका जो है काम हो गया। मिल्क सोल्ड टू रायगंज, एज आई टोल्ड कि भाई पालमपुर का पड़ोसी गांव है रायगंज, रायगंज में मिल्क जो है उसको बेचा जाता है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डेयरी फार्मिंग, ठीक है। एंड इसके अलावा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर, छोटे मोटे काम करने वाले। अब छोटे मोटे काम क्या कि भाई मान लीजिए फैमिली लेबर है, घर के ही लोगों को आपने कुछ छोटा मोटा काम शुरू करके दे दिया। अब इसका एग्जांपल अच्छा सा मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो बिंदी है, ठीक है, बिंदी बनाने का काम हो गया, या फिर एक भोजपत्र होता है आपका, ठीक, उसको कटिंग करके उसको पैक करने का काम हो गया, या कोई भी छोटे मोटे काम जिसमें फैमिली लेबर को यूज किया जा रहा है, ठीक है। 50 लोगों से कम अगर लोग शामिल हैं तो उनको आप कहते हो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब मैं अगर एक एक फैक्ट्री चालू कर दूं और मैं उसमें 15 से 20 लोगों को काम दे दूं, तो बेटा मैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आ जाऊंगी, ठीक है। शॉपकीपर्स हो गए, पालमपुर में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो दुकानदारी कर रहे होंगे, ठीक है, जो ट्रेड कर रहे होंगे। तो क्या कर रहे हैं शॉपकीपर्स, बेटा बाय करते हैं होलसेल मार्केट से और रिटेल प्राइसेस पर उनको बेच देते हैं, ठीक है। क्या चीजें, ग्रोसरी, आपका घर का जो भी होता है सामान, स्टेशनरी हो गया, ठीक है, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीजें, एंड क्लोथ्स, यानी बहुत बेसिक सी चीजें हैं। मेरे को कोई पूछे अगर कि मैम बता दो पालमपुर में बाकी लोग खेती के अलावा क्या करते थे, दिमाग में फटाफट याद कर लो, भाई डेयरी, दूध बेचने का काम करते थे, ठीक है, फिर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग करते थे यानी छोटा मोटा काम करते थे, कुछ अपना पर्सनल बिजनेस करते थे, कुछ लोग शॉपकीपर्स थे, कुछ लोग ट्रेडर्स थे, कुछ लोग काम करते होंगे ट्रांसपोर्टेशन का भी, क्योंकि मैंने बोला कि भाई पालमपुर में रोड बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि हम गांव जब सोचते हैं कि हाँ गांव में रोड नहीं होंगे, टूटे हुए रोड मिलेंगे, नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर रिक्शाज, टोंगा, है ना, हॉर्स वाला, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक, ब्लॉक कार्ट एंड बग्गीज ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें आपको मिलती है। क्या करते हैं बेटा इनसे, वो या तो सामान इधर से उधर शिफ्ट कराते हैं या फिर लोगों को इधर से उधर लाने और ले जाने का काम करते हैं। तो आई होप आपको पालमपुर से जुड़ी हुई सारी के सारी जो है सारे काम समझ आ चुके होंगे कि पालमपुर के गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं। इसके अलावा ये चैप्टर बोरिंग तो नहीं था मेरे हिसाब से, इंटरेस्टिंग था। मैंने आपको जितना भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर था वो सब समझा दिया है। तो लास्ट में इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब अस ऑल्सो। थैंक यू।